Okay. So today is the uh, seventh day. So welcome again. One more day to go. जैसे मैंने कहा हमें बहुत कम चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए, जैसे कि हार्ट है, हाउ एक्यूप्रेशर वर्क्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और ओपन सेशन, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। पर उससे पहले अगर आपके कोई कुछ सवाल है तो सवाल से शुरू करते हैं, अगर कोई डाउट्स। हाँ जी, श्वेता जी। सर, आप दिख नहीं रहे। कौन दिख दिख नहीं नहीं। रहा? हाँ नहीं नहीं, हाँ दिख रहे थे। हाँ सर, मेरे हस्बैंड को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है। हाँ। तो कल मम्मी जी को भी अस्थमा का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कल उनको साइनस वाला जो पॉइंट दे रहे थे, मैंने ये बुक में जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पॉइंट्स है वो देख के उनको पॉइंट दिए। हम्म। तो मम्मी जी को जब ये पॉइंट 39 वाला जब प्रेस किया, टच करते से ही उनको पेन हो रहा है। तो ये कंफर्मेशन हो गया, मतलब बाकी पॉइंट्स इतना पेन नहीं हो रहा, पर 39 टच करते ही पेन हो रहा था, तो वो कंफर्मेशन हो गया कि उनको बहुत तकलीफ है। और जब मेरे हस्बैंड को दिए सारे पॉइंट्स, तो 15 मिनट बाद उनको कफ की शिकायत होने लग गई थी। मतलब ब्रोंकाइटिस है, तो पहले एक्यूपंक्चर भी करवाया था हमने। एक्यूपंक्चर के बाद कफ काफी निकलता था, तो उन्होंने जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि नहीं, ब्रोंकाइटिस के टाइम आपका कफ पूरा क्लीन करेगा बॉडी। तो 15 मिनट बाद ही वो वैसा होने लग गया, लेकिन वो 15 मिनट तक चलता रहा प्रोसेस। तो मुझे उसके बारे में जानना है, क्या वो सही है कि क्या है। एक्चुअली ये जो हुआ आपके हस्बैंड के साथ, इट्स ए पॉजिटिव साइन, इट्स नॉट ए नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट्स आपने दिए इट इज रेस्पॉन्डिंग। पर मेरे को मतलब जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या पॉइंट्स दिए थे। अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस के जो भी इस बुक में लिखे हुए पॉइंट, वो मैं पूरा देख देख के दे रही थी। ओके। पॉइंट नंबर 2, हम्म। 5, एंड जो ये ठीक है इंडिकेट्स एसोसिएट पॉइंट्स, वो भी ठीक है सारे दिए थे, पूरे ठीक वो है पॉइंट्स दिए थे देख के। ठीक है ठीक है। आप अभी ना उनको, आप एक काम कीजिए, आप उनको फोकस सिर्फ मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पे यस कीजिए। सर, यस सर, यस सर। 5, हम्म, 5:30, हम्म, 28, 39, 8 और 16:37, बस इतने में कीजिए और कुछ मत कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ मोतीराम जी बोलिए। आप जो पॉइंट दिए हैं उसको दिन में कितना बार? आप अभी आपको दिन में कम से कम 2 बार लेने हैं। जी अगर दोपहर में भी 3 बार कर सकते तो अच्छा है, बट जी मिनिमम आपको 2 बार लेने हैं। जी सर। और मैग्नेट आपको घुमाना है सर के ऊपर, ठीक है? जी जी राइट साइड में खास तौर पर आपको घुमाना है। जी, राइट साइड में ना? हाँ जी ठीक है। जी सर। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ओके सर। थोड़ा मुस्कान। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम पॉइंट सही जगह ना दे और कहीं गलत जगह दे दे, तो क्या उससे प्रॉब्लम हो सकती है कोई? अगर सवाल तुम्हारा ये है कि जब हम प्रेशर देते हैं, अगर सही लोकेशन ना हो के कोई इधर उधर हो जाए तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको रिजल्ट जो मिलनी चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगी, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं कि होगा। मेरे घर पे मैं पॉइंट्स हम्म, देती तो लोग कहते कि तुम कहीं इधर उधर प्रेस मत करना, पता चले कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। हाँ नहीं, वो होता है ना कि घर घर का दाल मुर्गी पर, घर का मुर्गी दाल बराबर। यस तो सर। हाँ, तो वही होता है। हाँ तो सर, ये तो 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 आप वही करो कि उनको उनको बोलो कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर इधर उधर हो जाए हाँ, आप रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा।
यू वोंट गेट एनी रिजल्ट। पर कुछ साइड इफेक्ट्स, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी से कोई मरेगा नहीं। और सर अगर वही सेम पॉइंट हम अगर पाम पे भी दे रहे हैं और सोल पे भी दे रहे हैं तो देना जरूरी है क्या, अगर दोनों देना जगह? देना जरूरी है। क्यों ना, इसलिए जरूरी है, जब आप इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोनों हाथ और दोनों पैरों पे देना जरूरी है। एक तो ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको परफेक्शन होने में ये हेल्प करता है। और दूसरी बात है, सपोज आपने बाएं हाथ में दिया, अगर कहीं बाएं हाथ में लोकेशन इधर उधर हो गई है, प्रॉपर उसमें प्रेशर नहीं डाला है, तो हो सकता है कि राइट हैंड में आपका प्रॉपर लोकेशन हो जाए। पर अगर आप में परफेक्शन आपको हासिल है तो एक ही हाथ से भी काम चल जाएगा, बट यू नीड टू बी परफेक्ट। और कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? कुछ भी अगर आपके सवाल है मन में, आप पूछ सकते हैं। सर हाँ जी। मेरा टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है, तो कौन सा पॉइंट में देना है? राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? दोनों में है। कैसे हुआ? कोई भारी प्रेशर तो बाहर पड़े? वो गार्डनिंग कर रहा था तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस नहीं था बहुत दिन से। ठीक। पहले तो वहां आप मैग्नेट घुमाइए, पहला। मैग्नेट। पहला। दूसरी बात, जो पॉइंट है, ये मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आप हाथ में देके, पैरों में नहीं देके, सिर्फ और सिर्फ हाथ में देके, हाथ में। पैरों में देने की जरूरत नहीं है। कौन से पॉइंट मैं बता रहा हूँ? 5, 7, 9 से लेके, पूरा 9 से लेके 16 तक और 24। तो 5, 7 और फिर 9 से लेके 16 तक और 24। क्यों मैंने बाकी बहुत सारे इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के भी पॉइंट्स है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है टेनिस एल्बो में। ऐसा क्यों किया है? द रीजन ये कि ये मेरिडियन के भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, ये सब मेरिडियन के भी पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इसमें मदद करेंगे। ठीक है? और कोई सवाल? हाँ सर, एक हाँ जी। सवाल है सर। हाँ जी, पूछिए। पूछिए सर मोतीराम जी। जैसे, हाँ जैसे मैं टेबलेट इस्तेमाल कर रहा था सर, हम्म। तो टेबलेट इस्तेमाल करते हुए करने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? नहीं, आप मतलब आपका सवाल क्या है कि आप जो टैबलेट खा रहे हैं अभी, उसका कोई साइड जी इफेक्ट्स है कि नहीं है? जी, मतलब इसको एक ओके ऑपरेशन मतलब करने से, मतलब मेरी पॉइंट सवाल, पॉइंट देने से बोल रहा हूँ। पॉइंट देने से और मेडिसिन दोनों खाने से क्या प्रॉब्लम होगी, वही सवाल है कि जी सवाल में? जी 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 नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दवाई भी खा सकते हैं और पॉइंट भी ले सकते हैं। और जी बिना सर। डॉक्टर को पूछे कभी दवाई बंद मत कीजिए। जी जी, अपने से खुद से बिल्कुल दवाई बंद मत कीजिए। ठीक है सर। ठीक, ओके सर। सर फीवर का पॉइंट क्या है? मैम असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है? पहला तो फीवर एक बीमारी नहीं है, आप समझ लो। फीवर एक बीमारी नहीं है। फीवर एक लक्षण है किसी बीमारी का। तो पहले आप बीमारी ढूंढो कि लक्षण किस चीज के लिए हुई है, और उसको ट्रीटमेंट करो। तो ऐसे फीवर का कहें तो पॉइंट नंबर 1 और 23, 28 देते हैं, 16, 37 देते हैं। पर आप उसको ना पहले पहले उसको ढूंढो कि किस चीज के लिए बुखार हो रही है। इज इट वायरल? इज इट थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हो रही है? इज इट मलेरिया? इज इट टाइफॉइड नहीं फीवर? अगर वो नहीं बात, टाइफॉइड, हाँ ठीक है। अगर वन वो, फोर्टी अगर, एट एक एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। अगर वो टाइफॉइड से है तो आपकी बीमारी तब तक नहीं खत्म होगी, बुखार कब तब तक नहीं जाएगी जब स्मॉल इंटेस्टाइन बैक टू नॉर्मल ना हो। तो पहले आप, ये जो आप पूछ रहे हो ना कि डायरेक्टली फीवर का पॉइंट, इसमें कोई फॉर्मूला जैसा ट्रीटमेंट नहीं है। आपको फॉर्मूला चाहिए और हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। यस मैम, एक्यूप्रेशर में फॉर्मूला नहीं होती है। आपको जड़ के पास, जड़ तक जाना है,
उसकी बीमारी को ट्रीटमेंट करना है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, हेडेक मतलब सर दर्द, बुखार, ये लक्षण है, बीमारी नहीं है। बीमारी किसी चीज की है जिससे ये बुखार हो रही है। मैंने जैसे बताया, पर आम तौर पर आप एक 23, 28, 16, 37 दे सकते हैं, पर ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होगा। कंप्लीट ट्रीटमेंट तभी होगा जब आप उसके रूट कॉज पे जाए, किस चीज की के लिए बुखार हो रही है। और कोई सवाल है? सर आई स्ट्रेन के भी सबसे बेस्ट पॉइंट। इसकी आई स्ट्रेन। तुम कल नहीं आई थी, मिस कर गई। देखो, आई स्ट्रेन ऐसे वैसे ही मैं कुछ कुछ होता है ना कि आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते। तो पहला है कि आई स्ट्रेन होता क्यों है। ठीक है, पहले हम उसको देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप ट्रीटमेंट भी करोगे तो आई स्ट्रेन ठीक नहीं होगा, थोड़े देर के लिए ठीक होगा, फिर वापस आएगा। क्योंकि आई स्ट्रेन इसीलिए, आप जब कहते हो स्ट्रेन, मतलब कोई तो प्रेशर पड़ा होगा, कुछ तो स्ट्रेन पड़ी होगी, तब जाके आई स्ट्रेन हुआ। तो हाई स्ट्रेन होने का कल हम बात कर रहे थे वही, कि हाई स्ट्रेन होने का एक सबसे बड़ा रीजन है अ, मतलब इम्प्रॉपर ब्लिंकिंग। यानी कि आप ठीक तरह से ब्लिंक नहीं कर रहे हो। जितनी ब्लिंकिंग करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे हो, उससे बहुत कम कर रहे हो। तो पहला है कि ब्लिंकिंग की आदत डालो। क्योंकि जब हम बहुत देर तक वी स्टेयर एट द स्क्रीन, हम जब स्क्रीन को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैपटॉप है कि कंप्यूटर मॉनिटर है कि ये जो भी है, मोबाइल है, तो हमारी आंख ड्राई होती है। और उसमें हम क्या करते हैं ना, ब्लिंकिंग भी नहीं करते हैं, तो इससे और भी ड्राइनेस होती है और ये आई स्ट्रेन होती है। तो पहला जो है कि आई स्ट्रेन का कल मैंने कुछ एक्सरसाइज बताया थे, वो स्लाइड नहीं भेजे हैं, आज मैं वो स्लाइड भेज दूंगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या करने होते हैं आई स्ट्रेन से दूर। पर अगर पॉइंट की हम बात करें, तो पॉइंट तुम दे सकते हो, पॉइंट नंबर 1, 39, 35 और 23। ओके सर। और कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ने जाते हैं। चलते हैं, चलिए पढ़िए, आज डिस्कशन करते हैं हम लोग अ, हमारे हार्ट के बारे में। ठीक है। लगातार निरंतर जन्म से लेके मृत्यु तक ये काम करता रहता है। कभी दिल की धड़कन जो है तेज होती, कभी कम होती है, और जब बंद होती है तो हम इस दुनिया से जा चुके होते हैं। तो ये दिल की जो धड़कन है, जो हार्ट है, इसका क्या काम है? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ हार्ट? उसके मकसद क्या है? अब देखिए, बात ऐसी है कि हम तो बने हैं सेल से, हमारी कण कण सेल से बनी है। और हम कहें तो हम ही सेल है, तो गलत नहीं होगा, आई एम सेल। ठीक है, ये गलत नहीं होगी, आई एम सेल। ठीक है, ऐसा ये गलत है कि ये कहना कि आई एम मेड अप ऑफ सेल, इनफैक्ट आई एम दिस सेल। तो ये जो सेल है, सेल को ऑपरेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, इसको लगातार बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फूड न्यूट्रिएंट्स है, खाने चाहिए, उसको खाना चाहिए, इसको सेल को चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सब चाहिए उसको। साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। अच्छा, उसके काम के लिए उसको हॉर्मोन्स भी चाहिए। ये सारे के सारे चीज उसको चाहिए। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, आप जब घर पे रहते हो, तो आपका घर जो है एक सेल है। आपका घर एक सेल है।
अब मान के चलिए कि आपके घर के कामकाज के लिए, फंक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मतलब आपको मतलब दूध की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, चावल की जरूरत है, दाल की जरूरत है, नमक की जरूरत है, काफी सारी चीजों की जरूरत है। अब ये सारे के सारे जितने भी जरूरत मतलब जरूरी चीजें हैं, अब ये कौन लेके आपके पास लाके पहुंचाएगा? ना कहीं से ये प्रोक्यूर होंगे, और ग्रोसरी के दुकान में, वेजिटेबल शॉप में ये जाके पहुंचेंगे। पर ग्रोसरी और वेजिटेबल शॉप के पास कौन लाके पहुंचाते हैं? ना लॉरी ट्रक वगैरह सब लेके आते हैं। ठीक है, ट्रेन ट्रक ये सब लेके आते हैं, और यहाँ आके मिल्क वैन होता है जो लाके यहाँ पहुंचाते हैं। सो दैर इज ए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। और यही ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है, ये ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स टू द शॉप, यही होती है अनइंटरप्टेड। क्योंकि अगर दूध बंद हो जाए आना, मिल्क वैन बंद हो जाएगी, तो आपको दूध नहीं मिलेगा। अगर पानी का टैंकर नहीं आएगी तो पानी नहीं आएगी। सो देयर इज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम which transports all these essentials। ठीक है। अब जैसे कि ट्रक है। अब ट्रक अब आएगी कैसे? न किसी रास्ते से आएगी, तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए एक रास्ता भी चाहिए। जो रास्ता हो सकता है वो पानी का वे हो सकता है, जो रोडवेज हो सकती है, एयरवेज हो सकती है, वाटरवेज हो सकती है, यानी कि जहाज के साथ आ सकती है, फिर नहीं तो एरोप्लेन में आ सकती है, नहीं तो ट्रक के रोड में आ सकती है। सो दैट यू नीड टू हैव ए पाथवे। तो एक रास्ता चाहिए और एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए जो कि उस रास्ते में जाके सबको चीज पहुंचाए। अब नेक्स्ट बात ये है कि जब ये आएंगे, तो जो जो भी है ट्रक दिल्ली से उड़ीसा आ रही है, ठीक है, तो फिर कैसे वो आगे जाएगी? ना उसको ईंधन चाहिए, यानी कि फ्यूल चाहिए, एक कंबसन चाहिए जो कि उसको ट्रेन को, ट्रक को आगे ले। नहीं तो आगे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा? अब इसी बात को आप चेक, हम दूसरे, ये एक इसको रखिए दिमाग में। अब हम दूसरी तरह से इसको समझ रहे हैं। आपके घर में, आपके घर में, हर किसी के घर में, ठीक है, हर किसी के घर में जो भी काम करेंगे आप, सुबह उठने से ब्रश करना, नहाना, खाना बनाना, अपने आप को साफ करना, मुंह धोना, सबके लिए चाहिए पानी। बिना पानी का घर चलेगा भी नहीं। अब पानी सप्लाई कौन करेगा? पानी तो कोई ना कोई सप्लाई करता है, या अपना खुद का मोटर होगा, या पंप होगा, या म्यूनसिपलिटी का आ रहा होगा। तो जो पानी आ रही है, तो एक एक रास्ता होता है जो कि शुद्ध जल जो है, उस रास्ते से शुद्ध जल आती है। और आपका बेसिन है, सिंक है, इसमें ना किचन में एक सिंक है, और आप टैप नल खोलते हो तो अच्छा जल, शुद्ध जल उसमें से निकलती है। और आपने वहां बर्तन धोए, दाल धोए, दाल को साफ किया, चावल साफ किया, सब्जी साफ किया, और वही शुद्ध जल अब साफ होने के बाद, ठीक है, वो गंदा हो जाता है। और वो गंदे होने से क्या होता है ना, वो फिर ड्रेन आउट होती है। और ड्रेन होने के लिए एक अलग पाइप होता है। तो हमारे पास दो पाइप्स हैं, एक में शुद्ध जल आता है और एक में गंदा पानी जाता है। तो दो पाइप्स है, याद रखिएगा, दो पाइप हम ऐसे घर पे होते हैं, जिसमें एक शुद्ध जल आता है, दूसरे में इम्प्योर पानी जाता है। ये होती है। अब कभी कभी क्या होता है, आप नल खोले और पानी ना बहुत धीरे से आ रही है, तो आप हो सकता है ये कहे, अरे किसने मोटर नहीं चलाया क्या? या हो सकता है ये भी कहे, अरे भाई प्रेशर क्यों नहीं है पानी में? तो पानी को आपके पास पहुंचने के लिए एक प्रेशर की जरूरत है। अगर वो प्रेशर सही तरह का नहीं है, तो पानी कम आएगी या ज्यादा आएगी, या नहीं है तो बिल्कुल सूख जाएगा। इसको याद रखिए। अगर पानी
बहुत कम आ रही है, यानी कि प्रेशर कम है। अगर पानी क्या होता है कि सूख जाता है, यानी कि मोटर खराब हो गई, पानी नहीं आ रही, कहीं तो कहीं प्रॉब्लम है, या नहीं तो वो जो नल है कहीं बंद हो गई है, तो उसकी वजह से पानी नहीं आ रही। तो हमारी जो मनुष्य की जो शरीर है उसमें भी एक पंप है, जो पंप निरंतर चलती रहती है। और जैसे ये पंप चलने से हमारे को पानी मिलता है, तो ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो पंप है वो है हार्ट। और वही हार्ट जब पंपिंग करती है तो ब्लड जो है वो एक रास्ते से जाती है, फिर यूज होती है, फिर और एक रास्ते से फिर दोबारा वो हार्ट के पास पहुंचती है। जैसे हमारे घर पे दो पाइप है, एक में शुद्ध जल आती है और एक में गंदा जल मतलब बाहर जाती है। ठीक हमारे शरीर में दो तरह के पाइप्स है और एक पंप है। और इस पंप जो हार्ट है इसका काम क्या है ना, वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगी, ताकि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो सही तरह से काम करे। यहाँ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कौन है ना, खून, ब्लड। और हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं उनको चाहिए फूड, उनको चाहिए ऑक्सीजन, उनको चाहिए हार्मोन, ये सारे के सारे, पर उनके पास पहुंचाएगा कौन ना, ब्लड। पर ब्लड तो अपने आप नहीं जा पाएगी। ठीक है, अगर देखिए एक कागज का टुकड़ा है, आप यहाँ रखे हो कागज का टुकड़ा, और इस कागज टुकड़े को यहाँ तक पहुंचाना है, अपने आप चला जाएगा? नहीं, मेरे को क्या करना, फूंकना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं फूंकूंगा ये कागज उड़ के यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक उसी तरह खून तो है, पर खून आगे कैसे बढ़ेगा जब तक उसके प्रेशर ना हो, एक फोर्स ना हो। अब ये फोर्स और ये प्रेशर क्रिएट कौन करेगी, कौन देगा उसको ना, हार्ट। तो हार्ट एक जैसे ही पंप करेगी, एक फोर्स क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, खून क्या होगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये निरंतर चलता है जन्म से लेके मृत्यु तक। ठीक है, ये दिल की धड़कनें चलती रहती है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक, और ये ज्यादा कम होना भी हमारे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। आप बैठे बैठे यहीं पे, बैठे बैठे आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाएगी बैठे बैठे। कैसे? आप ऐसा कुछ सोचोगे जो सोचने पे वो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है हमारी सोच के ऊपर बहुत सारे कुछ डिपेंड करता है, उसकी कार्य। तो चलिए हम देखते हैं ये चीज। तो हम जो देखने वाले हैं वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर है क्या? कार्डियो का मतलब है हार्ट, वास्कुलर का मतलब है वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पर ये कार्डियोवास्कुलर है उसकी है क्यों? क्योंकि है खून को पहुंचाने के लिए, यानी कि ब्लड को हर जगह पे पहुंचाने के लिए। तो एक पंप और एक पाइप है। पंप और पाइप क्यों है ना, ब्लड को पहुंचाने के लिए। तो ये ब्लड है क्या? तो हम शुरू करते हैं इसी से कि ब्लड है क्या, हम करेंगे। ठीक है, ब्लैक कॉफी है। ठीक है, ब्लैक कॉफी, फाइन। ब्लैक कॉफी से याद आया कि ब्लैक कॉफी और टी जो भी है, मैं उसको पहले बता देता हूँ।
ताकि आपको इसी से रिलेटेड है। और जैसे ये स्क्रीन पे आया तो मेरे को याद आया, मैं एक चीज बता के आपको आगे बढ़ूंगा। आ, वो है एआई। ये चीज है कि बहुत सारों को आदत है कि कॉफी पीना, बहुत सारों को आदत है कि वो चाय पीना, ये आदत है। बहुत सारों को ऐसी भी आदत है कि खाने से पहले भी पीते हैं, खाने के बाद भी पीते हैं। ठीक है, ये बहुत सारों का आदत है। पर अभी की रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है, मैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। क्या होता है कि अगर आपकी अभ्यास, ठीक है, दिस इज अ रिसर्च में जिसको फाइंडिंग्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर आपका अभ्यास कॉफी या चाय पीने की है खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद, तो वो आपको बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी करवा सकती है। आयरन की मात्रा यानी कि खून की मात्रा ये कम करवा सकती है। अब ये कैसे? ये ऐसे होता है, जो निकोटिन होती है, ठीक है, कैफीन होती है, कैफीन सॉरी कैफीन जो होती है, ठीक है, दोनों में होते हैं। कॉफी में ज्यादा होता है, चाय में कम होती है, पर होती जरूर है। तो उसमें से एक निकलता है, एक द्रव्य, एक केमिकल और निकलती है, जिसका नाम है टैमिन करके। टी से है, टैमिन करके एक चीज है, तो उसमें से निकलती है। अब यही जो केमिकल है, जो कि कैफीन से निकला हुआ है, ठीक है, ये क्या करती है कि आपने जो भी खाना खाए हो, तब जब वो ऑब्जर्व होता है, ठीक है, ब्लड में ऑब्जर्व होता है, तो यही जो टैमिन करके चीज है, ये जो आप केमिकल है, वो आयरन को जाके दबोच लेता है, आयरन को लेके पकड़ लेता है, दबोच लेता है। और जैसे ही आयरन को दबोच लेती है, तो फिर क्या होता है, आयरन और रिलीज नहीं हो पाती। तो इसमें क्या होता है, सेल इज डिप्राइव्ड ऑफ आयरन, आयरन की कमी हो जाती है सेल में। ठीक है, यही होता है प्रॉब्लम। तो अगर आपको अभ्यास है, थोड़ा इसको देखिएगा कि इसमें। और एक है कि आप कितना कैफीन दिन में ले सकते हो, कितनी कैफीन ले सकते हो, उसका भी है। पर जिनको बहुत सारे अभ्यास है, जैसे कि अगर आप 150 ml की आप चाय पी रहे हो और बिना दूध का पी रहे हो, या दूध का जो भी है, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 कप पी सकते हो, वो है। पर खाने से पहले, खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। ये है। और एक है कि चीज मैं बाद में अभी बताऊंगा, पर ये है, मुस्कान ये नहीं, बाद में बता कुछ नहीं। श्रुति क्लास में मतलब बहुत उसका नेटवर्क पे बहुत प्रॉब्लम होती है। श्रुति तुम्हारी ये है कि है ना, श्रुति एसएसयू की है ना? नहीं है तो नहीं। तो श्रुति जो श्रुति नहीं है, अलग है। श्रुति की इसमें बहुत डिस्टर्ब होते हैं वो, बेचारी अ, ये नहीं हो पाता है, नेट डिस्टर्ब रहती है। तो हम हार्ट बारे में बात करें। ये हार्ट है, ये हार्ट इस तरह से दिखती है, पर मैं जो हार्ट की ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा, पूरा अलग होगा, इस तरह का नहीं होगा, वो पूरा अलग होगा। तो पहले खून की बात करें, यानी कि ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें। हमारी जो खून है, ठीक है, जैसे आप मैं बताऊं आपको, अगर अगर आप खीर बनाएंगे, तो जैसे कि आप खीर बनाओगे, तो खीर में क्या होता है ना, खीर में आपके चावल होते हैं, दूध होता है, और फिर हो सकता है आप उसमें कुछ नट्स डालोगे, ठीक है, रेजिन यानी किशमिश डालोगे, उसमें कुछ काजू डालोगे या आलमंड्स डालोगे, इस तरह की चीज भी डालते हो। तो और वो कम मतलब डालते हो, उसमें भी रहता है। तो वो यानी कि इसमें किशमिश भी है, कैश्यू नट भी है, और आलमंड भी है, ठीक है, और चावल और दूध भी है खीर में। तो एग्जैक्टली ब्लड में भी दो चीज होते हैं, एक दूध चावल होता है और एक नट्स होती है। दूध चावल को कहते हैं प्लाज्मा, और जो नट्स होती है उसको कहते हैं ब्लड सेल्स। और यहाँ 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं।
तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। हमारी खून में तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जिसको मेडिकल साइंस में हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल, यही रेड ब्लड सेल जो है ये कहाँ बनती है? ना हमारे बोन मैरो में। हमारी जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट सी जगह होती है, केनाल होती है जिसमें ये बनते हैं। तो इनकी जन्म स्थान कहाँ है रेड ब्लड सेल की? ना बोन मैरो। अच्छा, ये बनने में कितना दिन लगते हैं? ना 7 दिन लेते हैं। 7 दिन में ये बन के तैयार हो जाते हैं। कौन? ना बोन मैरो। 7 दिन लगता है और 7 दिन में ये तैयार हो जाते हैं, बन के रेडी। ठीक है, इनकी जीवन काल कितनी है? ना 120 दिन, यानी कि 4 महीना, 120 डेज। अब जब इनकी उम्र हो जाएगी तो फिर ये अपना शरीर त्याग करेंगे और ये मरेंगे। और मरेंगे कहाँ? न स्प्लीन में, लीवर में, लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, ये इनकी क्रिमेशन ग्राउंड है। तो बने कहाँ? बोन मैरो में। ठीक है? और खिले कहाँ, खेले कहाँ, कूदे कहाँ? ना पूरे शरीर में। और बनने के लिए कितना टाइम लिए? ना 7 दिन। और रहे जिंदा कितने दिन? ना 120 दिन। मरे कहाँ? ना लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे कि हमारे लिम्फ और स्प्लीन है। और इनका मुख्य काम क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, सॉरी आरबीसी, रेड ब्लड सेल की जो मेन फंक्शन क्या है? आरबीसी में एक रेड ब्लड सेल, जैसे कि ये आप रेड ब्लड सेल देख रहे हो, ये ठीक है, हमारी जो लाल रंग की खून होती है ये वाली एक ऐसी। एक रेड ब्लड सेल में मिलियंस हेमोग्लोबिन रहते हैं। कितने हेमोग्लोबिन रहते हैं? ना लाखों के तादाद में, लाखों के संख्या में हेमोग्लोबिन रहते हैं। इसमें ना एक आरबीसी के सेल में, एक आरबीसी की सेल में, ठीक है, मिलियंस हेमोग्लोबिन रहते हैं। यानी कि आरबीसी, हेमोग्लोबिन आरबीसी का एक पार्ट है। अब ये आरबीसी या हेमोग्लोबिन का क्या काम है? ना टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो इनका काम है, ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। और इन ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? जैसे कि मिल्क वैन, मिल्क वैन क्या ट्रांसपोर्ट करेगी? दूध करेगी, ना कि वो सब्जी कर पाएगी। सब्जी तो नहीं करेगी ना मिल्क वैन। ये तो ये किसकी वैन है? ना ऑक्सीजन वैन है। तो ये क्या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी करती है। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन जो है दो चीज से बनी है। हेमोग्लोबिन हमारी दो चीज से बनी है, एक प्रोटीन और एक आयरन। ठीक है, और हेमोग्लोबिन का काम क्या है हमेशा याद रखिए? ऑक्सीजन को, यानी कि आरबीसी और हेमोग्लोबिन जो भी कहे, उस ऑक्सीजन को लेके सेल के पास पहुंचाना इनका काम है। ठीक है, ऑक्सीजन को लेके पहुंचाना किसका काम है? ना आरबीसी का काम है, ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो इसका मतलब रेड ब्लड सेल कम है, यानी कि खून की कमी से ऑक्सीजन की कमी होगी। अब जब खून की कमी होती है तो वो आप हाँफते हो। इसे हाँफते हो, क्यों हाँफते हो? क्योंकि ऑक्सीजन कम है। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों कम है? क्योंकि आरबीसी कम है, ट्रांसपोर्ट वो मिल्क वैन ही नहीं है उसको लेके जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। यानी कि आरबीसी की जो ब्लड वैन है वो नहीं है। और हमारी जो खून की कलर जो लाल है वो इसलिए है क्योंकि आरबीसी लाल है। और आरबीसी लाल क्यों होती है? ना जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के संस्पर्श पे आती है, उसको संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की मिलन होती है,
तब खून का कलर लाल होता है, खून का कलर लाल होती है। पर एक चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है, जो कि ऑक्सीजन को लेके पहुंचाती है, कभी कभी ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाती है। लेके तो जाती है, पर जहां उसको ड्रॉप करनी चाहिए, जहां उसको छोड़नी चाहिए, वहां नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ना एक आपको कहीं जाना है, फिर आप क्या बोलोगे ना, रैपिडो या ओला या उबर को बुलाओगे, बाइक वाले को बुलाओ, और आप बोलोगे ना मेरे को ना लेके इस भवन के पास छोड़ दो। पर वो क्या करेगा, आप पीछे बैठने के बाद आप ना, और एक कोई रस्सी होगा जो कि आपको आके बांध देगा, वो राइडर नहीं बांधेगा, पर और एक वही कहीं रस्सी होगी जो आपको क्या करेगा ना, पूरा बांध देगा। तो फिर जब हवन आएगी तो हेमोग्लोबिन आपको छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके हाथ को किसी ने बांध दिया है। किसने, मतलब हेमोग्लोबिन को हाथ को किसी ने बांध दिया है, तो वो गाड़ी रोक नहीं पाया और आप उतर नहीं पाए। यही होता है कब ना, जो सिगरेट पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, तो उनका क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो सिगरेट, तंबाकू, जो बीड़ी सब पीते हैं, तो उनका क्या होता है। जो सिगरेट पीते हैं उनका क्या ये होता है कि आ, निकोटिन वगैरह वगैरह के बाद एक कार्बन मोनोक्साइड करके एक केमिकल उसमें से निकलती है। कार्बन मोनोक्साइड एक केमिकल उसमें से निकलती है। अब ये कार्बन मोनोक्साइड जो है, ये ना एक थोड़ा सा बड़ा, उसकी चरित्र जो है वो बड़ा खराब है, उसकी कैरेक्टर थोड़ी खराब है। किसकी ना, कार्बन मोनोक्साइड। क्यों खराब है ना, इसको ना एक तरफा प्यार है। किसको एक तरफा प्यार है ना, कार्बन मोनोक्साइड, वन साइडेड लव। पर ये प्यार किसको करता है, करती है ना भाई, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को उसको बेपनाह प्यार है, पर हेमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल प्यार नहीं। तो ये क्या करते हैं, जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है ना, खून में जाके हेमोग्लोबिन को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। बहुत जोर से पकड़ के बैठता है हेमोग्लोबिन, बहुत जोर से पकड़ कर बैठता है, और उसको छोड़ता नहीं। उसको घुटन घुटन महसूस होती है, किसको ना, हेमोग्लोबिन। और जब हेमोग्लोबिन को टाइम आता है ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए, और वो ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको पकड़ के रखा है किसने ना, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसको पकड़ के रखा है जोर से, छोड़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो सिगरेट पीते हैं, तो उनको हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है सेल में, हार्ट में भी कम हो जाती है। तो हार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हार्ट को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। पर अभी थोड़ा बहुत कम होने लगेंगे, क्योंकि आप सिगरेट पीते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आप में से यहाँ आज करीब 18 लोग हैं, ठीक है। इन 18 लोगों में से कोई ऐसा है जो कि सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, कोई है? मैं अक्सर क्लास में पूछता हूँ, ठीक है, कोई है जो कि सिगरेट स्मोकिंग करता है? और कोई हाथ नहीं उठाता है, कोई नहीं बोलता है हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। पर करते हैं, हमें पता होता है कि करते हैं, पर नहीं करते। और हमेशा मैं ये भी कहता हूँ, मैं कहते कहते ये भी कह लेता हूँ कि वो अभ्यास ही क्या अभ्यास है, जो अभ्यास को आपको बताने में शर्म आती है। हम्म? जो अभ्यास आप पाल रहे हो,
और वो अभ्यास को सार्वजनिक सब मतलब ये में आप बोल नहीं पाओगे, पब्लिकली बोल नहीं पाओगे, तो कैसी, जैसे कि हम अभ्यास है गार्डनिंग की, जैसे बिभू जी ने बोला कि मेरे गार्डनिंग का, तो खुल के बोले, उसमें तो शर्म की बात नहीं। फिर जब आप सिगरेट स्मोकिंग करते हो, शराब पीते हो, तो फिर क्यों नहीं बता पाते हो? कहीं ना कहीं अंदर से आपको भी ये एहसास है कि आप गलत कर रहे हो और वही खाए जा रही है आपके अंदर ही अंदर, पर आप बोल नहीं पाते हो। पर आप जानते हो क्या, सिगरेट स्मोकिंग का 3 अच्छा एडवांटेजेस है जो कि हमें बताया नहीं जाता है। जो भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं शायद उनको भी पता ना, बट देर आर 3 गोल्डन एडवांटेजेस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। 3 बढ़िया सा एडवांटेजेस है सिगरेट स्मोकिंग, गोल्डन जिसको कहेंगे आप अगर सिगरेट पीते हो तो ये 3 चीजें आपको मिल सकते हैं एडवांटेजेस। पहला, एक एक करके बता रहा हूँ। पहला एडवांटेज क्या है? पहली जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको, अगर आप बहुत सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो और क्रॉनिक बहुत दिनों से कर रहे हो, तो आपको ना कभी भी कुत्ता काटेगा नहीं। नेवर, डॉग विल नेवर बाइट यू। कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा। अब ये क्यों? क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनका ना एक पेडल मतलब पैरों में एक वैस्कुलर डिजीज होती है, ब्लड वेसल्स की बीमारी होती है, और वहां डैमेज होता है, वुंड होता है, घाव होती है, और वो घाव सूखता नहीं है। वो लंगड़ा के चलते हैं और ठीक तरह चल नहीं पाते हैं और लाठी लेके चलते हैं, और जब आपके पास लाठी हो तो कुत्ता काटेगा नहीं। ये पहला एडवांटेज। दूसरी एडवांटेज, दूसरी एडवांटेज, अगर आप सिगरेट पी रहे हो और काफी पी रहे हो तो आपके घर में बेफिक्र रहिए, आपके घर में कभी चोरी नहीं। अब कैसे? ना रात भर आप खांसोगे, क्योंकि लंग्स तो खराब हो जाएगी, और रात भर खांसोगे, और जब रात भर खांसोगे कोई चोर आपके घर में घुसेगा तो वो सोचेगा कि भाई ये तो जगे हुए हैं, तो चोर नहीं घुसेगा। और तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज वो ये है, आपको बुढ़ापा छुएगा नहीं, कभी भी आप बूढ़े नहीं हो, गारंटेड। आप बूढ़े नहीं होगे अगर आप सिगरेट पियोगे, क्योंकि आप कम उम्र में ही चल बसोगे, तो आपको कोई चिंता ही नहीं है, आप तो बूढ़े नहीं हो। तो ये 3 गोल्डन एडवांटेजेस है सिगरेट स्मोकिंग के। पता नहीं आप किन 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 आपने ये कर रहे हो, बट सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी डेंजरियस। सबसे बड़ा तो पैसिव स्मोकिंग होता है, मतलब जो सिगरेट स्मोकिंग करता है उसके बगल में जो बैठ, मैं तो मतलब मेरे को इतना इरिटेट होता है, मैं तो मतलब सीधा मुंह पे बोलता हूँ। मैं इमिड डायरेक्टली मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है। वो चाहे वो कहीं भी पब्लिक प्लेस हो, ट्रेन हो, सामने हो, पूरा मुंह में मैं बोलता हूँ भाई जाओ वहां कहीं ये करो मरो, पर हमें मत मारो। हाँ, आरबीसी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं और देखते हैं। हार्ट आज बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, अच्छा ये डब्ल्यूबीसी जो है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, ठीक है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल 5 सेल से बनी है, यानी कि 5 सेल्स से बनी है व्हाइट ब्लड सेल। उसका नाम क्या है? न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये 5 सेल से बनी है हमारी श्वेत रक्त कणिका, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, इसकी जो हम कैसे पता करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी की? ना, हमारा एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं ब्लड डीसी, ब्लड डी सी, ठीक है, नहीं तो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, ठीक
है, टीएलसी जिसको कहते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो अगर ये जैसे कि आप मान लीजिए कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि टीएलसी अगर 16,000 है, 20,000 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इन्फेक्शन है। ठीक है। तो डीसी में अगर न्यूट्रोफिल ज्यादा है, इसोनोफिल ज्यादा है, तो कोई एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलती है। पर ये है क्या और इसका काम क्या है? जैसे हमारी समाज में यानी कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि कोई झगड़ा हो सकता है, कोई दंगा हो सकती है, मारपीट हो सकता है कहीं। फिर उसको कौन रोकता है? ना हमारे सोसाइटी में पुलिस जो, तो पुलिस आके उस दंगे को रोकते हैं, फिर सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। पुलिस कहे तो कई तरह के पुलिस होते हैं। ठीक है। ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, जनरल पुलिस भी है, क्राइम ब्रांच वाले भी है। और ये हर किसी का अलग अलग काम होता है, काम करने का तरीका होता है, पर मकसद एक ही होती है। वो मकसद है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। यही होता है मकसद। अब शरीर में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है? ना वायरस अटैक कर सकती है, बैक्टीरियल अटैक हो सकती है। अब जब ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट ये सब अटैक करते हैं, तो शरीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है। यानी कि इन्फेक्शन होता है, जुकाम होती है, कोई कोई प्रॉब्लम कुछ होती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो फिर इसको, जैसे सोसाइटी में पुलिस है, तो फिर यहाँ कौन पुलिस है जो कि शरीर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हुई है, प्रॉब्लम सृष्टि हुई है, तो उसको ठीक करे? वो है हमारी अंदरूनी पुलिस यानी कि डब्ल्यूबीसी। ये हमारी इंटरनल पुलिसिंग सिस्टम है, इंटरनल पुलिसिंग सिस्टम। तो जो न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, यही है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, यही है होमगार्ड, यही है सीआईडी, यही है क्राइम ब्रांच। और इनका सबका काम एक ही है कि शरीर को रोग मुक्त रखना, रोगों से दूर रखना, इनका काम है। पर इनकी जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ बनते हैं? ना वही बोन मैरो में। माँ एक ही है, बच्चे तीन है। माँ कौन है? ना बोन मैरो। बच्चे तीन कौन है? ना तीन होनहार बच्चे कौन है? ना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक काम आएंगे। ठीक। और बड़े बच्चे का काम क्या है? आरबीसी ना ऑक्सीजन को लेके पहुंचाना। अच्छा, छोटे बच्चे का काम क्या है जो कि डब्ल्यूबीसी? ना उसका काम है शरीर में रोगों से शरीर को दूर रखना। पर इसका लाइफ स्पैन कितनी है? बहुत कम दिन तक। कभी कभी तो जन्म होते ही मर जाते हैं। ठीक। 10, 8, 10 दिन, 20 दिन मैक्सिमम जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और कभी भी अगर आपको टीएलसी काउंट, टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, तो टोटल व्हाइट ब्लड सेल की जो काउंट होती है वो 10,000 से कम रहनी चाहिए। पर अगर 15,000, 16,000 ऐसे मिले, तो पता चलता है कि शरीर के अंदर तो कोई भी इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रही है। तो ये इंडिकेटर है, वरना ये इनकी तथा, जैसे कि आपके क्या होगा, आप देखिए आपके शहर में पुलिस है, शहर में पुलिस है। ठीक है। पर आपकी जो मोहल्ला है वहां एक बड़ा सा दंगा हो गया और भारी बहुत जोर से हुआ, तो आपके जो पुलिस स्टेशन है उतने पुलिस में काम नहीं चलेगा। फिर रिजर्व जो है पुलिस, रिजर्व पुलिस से और पुलिस को मंगवाया जाएगा। तो जहां 10 पुलिस थे, अभी 200 पुलिस है। तो पुलिस की संख्या बढ़ी कि नहीं? तो पुलिस की संख्या से पता क्या चला कि भाई कुछ ना कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम हुआ है, वरना इतना पुलिस क्यों आए हैं? तो शरीर में भी वही है। अगर डब्ल्यूबीसी की काउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्यों ज्यादा आए हैं? इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ तो दुर्घटना घट रही है, जिसकी वजह से इनकी जो मात्रा है बढ़ी हुई है। और ये मरते कहाँ हैं भाई? वही स्प्लीन। जन्म एक ही जगह पे, मरना भी एक ही जगह पे। और काम क्या है ना, बॉडीज इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति को इनका नियंत्रण करना, इनको मैनेज करना, सुचारू रूप से
उनको देखभाल करना इसका काम है ना, WBC का काम। अब देखिए क्या होता है कि जब आप घर पे हमारे पाइप्स हैं, पानी के पाइप हैं, और पानी के पाइप से कहीं भी छोटा बड़ा लीक हो जाता है ना, छोटा सा लीक हो जाता है, तो वहीं से पानी ड्रॉप ड्रॉप निकलती है, बूंद बूंद पानी निकलने लगती है। तो फिर हम क्या करते हैं ना, मार्केट से जाते हैं, 20-25 रुपया का एमसील लाते हैं और वही चिपका देते हैं, तो पानी बंद हो जाती है। अब अगर पाइप बड़ी सी फट गई है तो भाई एमसील से काम नहीं होगा, तो हमें बुलाना पड़ता है प्लम्बर को। फिर प्लम्बर आके फिर उसको सील करती है। भाई काम वही है। शरीर में भी ब्लड वेसल्स है, यानी कि रक्त मतलब लेके जाने के लिए नली है, पाइप्स है, ब्लड वेसल जिसको कहते हैं, और वो ब्लड वेसल्स फटता भी है। तो शरीर में भी एक प्लम्बर है, वो है प्लेटेलेट, जो कि थर्ड ब्लड सेल है हमारे शरीर में। प्लेटलेट क्या है ना, प्लम्बर का काम करता है। पी फॉर प्लेटलेट, पी फॉर प्लम्बर। तो ये प्लेटलेट क्या करता है ना, कहीं पे भी खून, मतलब जो जो अगर खून बहने लगे, यानी कि ब्लड वेसल्स फट गई है, तो ये जो प्लेटलेट है वही बहते रहते हैं, खून के साथ बहते रहते हैं, तो उनको पता चल जाता है अरे ये फट गया है यही जगह। तो जैसे ही पता चल जाता है, वहां जाके वो दीवार बनाते हैं, वो वहां जाके हाथ ऐसे पकड़ के दीवार बना लेते हैं। तो एक जाली बना लेते हैं, जैसे आपकी मच्छरदानी होती है, तो एक नेट बना लेते हैं, ताकि रेड ब्लड सेल, जो बड़ा बड़ा सेल है, वो बाहर ना निकल जाए। तो आपने देखे होंगे जब कहीं भी चोट लगती है तो लाल खून बहने लगते हैं, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पीला रंग का निकल रहा है, लाल नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि तब तक प्लेटलेट ने, ये प्लम्बर ने एक जाली बना लिया है, एक मच्छरदानी बना लिया है, जिसके वजह से और रेड ब्लड सेल जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उन्होंने एक बांध बना ली है। तो फिर धीरे धीरे क्लटिंग करते हैं। तो ये बनता कहाँ है ना, बोन मैरो में। जीवन काल बहुत कम, 8 से 9 दिन। और इनका काम क्या है ना, होम्योस्टेसिस और कोआगुलेशन, यानी कि ब्लड क्लटिंग करना कहीं भी होता है। ये थे ब्लड सेल के बारे में। अब चलिए हम पढ़ते हैं, सॉरी, ब्लड सेल के बारे में, अभी पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है। अब ब्लड वेसल्स क्या है? हमारे शरीर में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, और जो आर्टरी और वेन को संजोग करता है उसका नाम है कैपिलरीज। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, और इन दोनों को जो संजोग करे उसका नाम है कैपिलरीज। जैसे कि मेरा यह हाथ है, ये वेन है, ये आर्टरी है, और मेरी उंगली जो है, जो कि दोनों को जोड़ रही है, ये कैपिलरीज है। ठीक है। अब आर्टरी क्या है, वेन क्या है? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है, पर ये, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। पर आम लोग इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है, पर दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। वेन में क्या जाती है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ये भी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। मैं आऊंगा करेक्ट डेफिनेशन क्या है। तो पर हम यही डेफिनेशन मान के चलेंगे अभी, क्योंकि समझने के लिए आसानी रहेगी। आर्टरी में शुद्ध रक्त सर्कुलेट होती है, यानी कि प्योर ब्लड। वेन में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। ठीक है। तो आर्टरी क्या है, जो लाल रंग आपके स्क्रीन में दिख रही है, ये, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। वेन में क्या होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। पर एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, द राइट डेफिनेशन, आर्टरी जो है, नहीं, ब्लड जो है हार्ट से जिस नली से बह के चारों ओर जाती है, वो आर्टरी है। हार्ट से निकल के जिस नली से, जिस पाइप से बाहर जाए, वो आर्टरी है।
और हार्ट के तरफ जो जो नली आती है ब्लड को लेके, वो वेन है। दिस इज द राइट डेफिनेशन। पर हम वही डेफिनेशन जो आम लोगों के लिए डेफिनेशन है कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से भरा खून आर्टरी लेके चलती है, और वेन कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून लेके चलती है। इसी को हम देखें, इसी को मान के चलते हैं, ठीक है। और कैपिलरीज क्या है ना, ये इन दोनों को संजोग करता है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की फंक्शन, चलिए हम देखते हैं। हार्ट इसी तरह से दिखता है, यानी कि हार्ट इस तरह से दिखती है, इसे इसे तरीका है, ये अंदर की हार्ट की बात है। पर मैं ना हार्ट थोड़ा ऐसा नहीं दिखेगा। मैं जो हार्ट आपको दिखाऊंगा, मैंने अलग तरीके से ड्राइंग किया है। मैंने क्यों अलग तरीके से ड्राइंग किया है? ताकि आपको समझा सकूं, आपको शेयर कर सकूं, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा तकलीफ हो रही है समझाना। तो मैं अपने तरीके से ड्राइंग किया है, जो कि अजीब है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। और आप कोई भी सवाल है मेरे को बीच में बिल्कुल मत पूछिएगा, अभी से लेके जब तक मैं खत्म करना लूं मेरे को सवाल मत कीजिए, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, अपने आप को म्यूट करके रखिए। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स है, ये हार्ट है। पर हार्ट ऐसे नहीं दिखती है, हमें समझने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। और ये हार्ट के दोनों साइड में लॉन्ग्स होते हैं, पाए जाते हैं, पर मैंने जानबूझ के लॉन्ग्स को ऊपर उठा दिया है क्योंकि हम समझ सके, इसीलिए। पर दोनों हार्ट ये है, और दोनों हार्ट के साइड में लॉन्ग्स है, दोनों बगल में है, राइट और लेफ्ट में पड़ोसी हैं। पर मैंने इनको जानबूझ के ऊपर बिठाया है ताकि हम समझ सकें थोड़ा। चलिए देखते हैं हार्ट। हार्ट जो है वो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, 2 महले का घर है। तो 2 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर में और एक फर्स्ट फ्लोर है। सो व्हाट इज अ हार्ट? Heart is a 2 story building. It has got a ground floor and it has got a first floor. अब ये ग्राउंड फ्लोर में उसके 2 रूम्स हैं, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। इसका नाम भी रखा गया है रूम का, ठीक है। उसका नाम क्या है? वेंट्रिकल। और ग्राउंड फ्लोर में जो दाहिने तरफ जो रूम है उसको हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। तो हार्ट में ये नीचे दो दो है, मैं जो दिखा रहा हूं अभी, ये 2 हैं, एक राइट वेंट्रिकल एक लेफ्ट वेंट्रिकल। ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम है, और फर्स्ट फ्लोर में भी सर 2 रूम्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर का भी 2 नाम है, मतलब एक नाम है, नाम है ऑरिकल। जो दाहिने तरफ है वो राइट ऑरिकल, जो बाएं तरफ है वो लेफ्ट ऑरिकल। तो हार्ट में कितने रूम्स हैं? कुल मिला के 4 रूम्स है, और इस रूम को हम कहते हैं चैम्बर। चैम्बर का मतलब जैसे वकीलों का चैम्बर होता है, डॉक्टर का चैम्बर होता है, यानी क्या? घर, रूम। तो हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, यानी कि रूम्स हैं? 4 है। नीचे कितने हैं? 2 हैं। ऊपर कितने हैं? ना 2 हैं। जैसे घर बनती है दीवारों से, ठीक, ये हार्ट भी बनी है दीवारों से। बिना दीवार का तो रूम हो ही नहीं सकता है, तो खुला मैदान होता है अगर दीवार ना हो। तो अगर 4 दीवार है और एक छत है तो उसको रूम कहेंगे। तो यहाँ भी 3 दीवार से बनी है हार्ट। हार्ट के कितने दीवार है? 3 दीवार है, जिसको हम कहते हैं लेयर, यानी कि मेम्ब्रेन्स। जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं उसी का नाम लेयर भी है, और हम भाषा में उसको दीवार भी कह सकते हैं, वॉल भी कहते हैं। अब ये स्क्रीन में थोड़ा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दीवार के बारे में। ये जो बाहर जो ब्लैक कलर देख रहे हैं, ये सबसे बाहरी दीवार है, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब पेरिफेरल, सराउंडिंग्स।
और कैडियम का मतलब हार्ट। मतलब हार्ट को जो चारों तरफ से घेर के रखे हैं वो है पेरिकार्डियम। वो ऊपर का है हिस्सा, सबसे ऊपर बाहरी। और उससे अंदर है मायोकार्डियम, मिडिल लेयर है। ये पीला रंग का जो आप देख रहे हो ना, यही है मायोकार्डियम। पर सर जानते हैं एक प्रॉब्लम है यहाँ, कि जो मायोकार्डियम है लेफ्ट वेंट्रिकल में भगवान ने ज्यादा दे दिए हैं, और ये राइट वेंट्रिकल में थोड़ा कम दिए हैं। देखिए ये कितना कम है। और ऊपर के दो चैम्बर में ना के बराबर है, दो तो दिखता भी नहीं है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? मटेरियल शॉर्ट पड़ गई। पहले उन्होंने लेफ्ट को ज्यादा दे दिया, फिर राइट को कम दिया, ऊपर जाते जाते कम पड़ गई, तो उन्होंने मटेरियल मैनेज ठीक से नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को मसल ज्यादा मिले, मायोकार्डियम यानी कि मसल्स लेयर। तो ये सबसे चौड़ी है। क्यों है हम आएंगे, भगवान की लीला समझेंगे उसने क्यों किया ऐसा। और सबसे अंदरूनी जो लेयर है, ये वाले देख रहे हैं, सबसे अंदरूनी जो लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब इंटरनल, इनर, अंदर। तो हार्ट की कितने दीवारें हैं? 3 है। सबसे बाहर कौन है? ना पेरिकार्डियम। मिडिल वाला क्या है? ना मसल से बनी है, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर का क्या है? ना एंडोकार्डियम। और मायोकार्डियम सबसे ज्यादा कहाँ है? ना लेफ्ट वेंट्रिकल में। और हार्ट के दोनों साइड पे है 2 लंग्स, जो कि अभी हम ऊपर रखे हैं। अब थोड़ी बात करते हैं इनके रूम्स के बारे में, ये चैम्बर के बारे में हम बात करते हैं। नीचे कितने रूम्स हैं? 2 हैं। यहाँ ऊपर कितने हैं? 2 हैं। पर आप जानते हैं नीचे के 2 रूम का कोई कनेक्शन नहीं है। नीचे के 2 रूम जो है हॉरिजॉन्टली, जो दोनों ग्राउंड फ्लोर के दोनों रूम्स है, एक दूसरे के साथ कोई संपर्क नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ऊपर के 2 चैम्बर एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ था पैदा होने से पहले और थोड़े पैदा होने के कुछ दिन के बाद तक, पर उसके बाद नहीं हुए। पर जब हम बड़े हैं, अडल्ट है, भाई ऊपर का दोनों के साथ कोई अपना आपस में संपर्क नहीं, नीचे का दोनों के साथ अपने साथ कोई संपर्क नहीं। पर संपर्क है तो किसके साथ है? ना ऊपर का नीचे के साथ, बाएं तरफ, और दाएं तरफ भी ऊपर का नीचे के साथ। यही पे रिलेशनशिप है। यानी कि यहाँ राइट ऑरिकल का रिलेशनशिप राइट वेंट्रिकल के साथ है, और लेफ्ट ऑरिकल के साथ रिलेशनशिप लेफ्ट वेंट्रिकल में है। तो राइट का राइट के साथ है, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ है, ऊपर का नीचे के साथ है, और ऊपर का नीचे के साथ यहाँ। और जो ऊपर और नीचे का साथ जो कनेक्शन है कैसे है? ना बीच में एक द्वार है, एक डोर है, बीच में एक होल है, एक ओपनिंग है, एक डोर है, और वो डोर बंद रहती है। और जो दरवाजा बंद करती है, दोनों तरफ, यहाँ भी एक द्वार है और यहाँ भी एक द्वार है, 2 द्वार है, यहाँ और वहां। और ये दोनों द्वार पे जो दरवाजे हैं, उस दरवाजे को हम वल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्व कहते हैं। तो हमारे सामने कितने वल्व आ गए? 2 वल्व आ गए। कुल मिला के हमारे हार्ट में 4 वल्व होते हैं। पहले हम लोगों ने ये 2 वल्व देख लेंगे, फिर बाद में और 2 वल्व के बारे में बात करेंगे। पर ये 2 वल्व है, और ये 2 वल्व एक ही साइड खुलती है। ठीक है, एक ही साइड खुलती है। और ये जैसे फूल के पोंखड़े होते हैं, तो इसी तरह से ये पोंखड़े जैसे है। यानी कि दाहिने तरफ जो वॉल्व है उसमें 3 पोंखड़ियां हैं, 3 पेटल्स है, और बाएं तरफ 2 हैं। इसलिए बाएं तरफ का वॉल्व का नाम है बाइकॉस्पिड यानी कि मिट्रल वॉल्व, और दाएं तरफ का नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। वॉल्व का नाम है, छोड़ दीजिए उसको, मत याद रखिए वॉल्व का नाम है। अब नीचे की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, और नीचे अगर देखेंगे तो ये सेल है। यानी कि ये एक सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये मैं सारे के सारे शरीर का है बात है। तो
तो इस सेल को जिंदा रहने के लिए उसको ऑक्सीजन और फूड की जरूरत है। पर उसको फूड एंड ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा? हम थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि ब्लड, यानी कि जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। पर ब्लड को वहां पहुंचने के लिए प्रेशर चाहिए, एक फोर्स चाहिए, वरना वो आके नहीं पहुंचेगी। और वो प्रेशर और फोर्स कौन क्रिएट करेगा? ना हार्ट। चलिए देखते हैं। अब हार्ट से खून, यानी कि जो प्योर ब्लड है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। किससे निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जिस रास्ते से निकलेगा वो पाइप है जिसका नाम है आओर्टा, और वहां भी एक वल्व है जिसका है आउटिक वल्व। तो हार्ट का तीसरा वल्व आ गया, ये वल्व है। तो यहां से निकल के इस पाइप के होते हुए ब्लड आके यहाँ पहुंची और सेल के पास पहुंचाया क्या? ना ऑक्सीजन। सेल ने यूज किया ऑक्सीजन, सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया और छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि वेन में जाएगी। अब ये देखिए वेन जो काला रंग का है, ये देखिए वेन, ऐसे वेन आगे जाते 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 यहाँ आके पहुंची। क्या लेके पहुंची? ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को लेके आके पहुंची। तो सेल के पास ऑक्सीजन वाला खून कौन लेके आया था? ना एट्री ने लेके आया था। कहाँ से लेके आया था? ना हार्ट से लेके आया था। और ऑक्सीजन यूज होने के बाद क्या उसमें से निकला? ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून कहाँ जाएंगे? ना वेन में जाएंगे। और वेन में जाके कहाँ जाएंगे? ना राइट ऑरिकल में जाएंगे, यानी कि हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर दाहिने तरफ जाके पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे? कौन सी चीज पहुंचेंगे? ना हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून कहाँ पहुंचा? कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून भैया कहाँ जाके पहुंच गया? ना राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल पूरा की पूरी तरह भरा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब ध्यान से सुनिए कि राइट ऑरिकल अब बंद होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। हार्ट बंद होगी। ऊपर वाला पहले बंद होगा, पूरा का पूरा नहीं बंद होता है, ऊपर वाला बंद होगा। ऊपर वाला का मतलब दाहिने तरफ और बाइने तरफ दोनों ऊपर वाले बंद होंगे, यानी कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल दोनों साथ में बंद हो जाए, सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, क्लोज, दे विल स्क्वीज हो जाएंगे। अब जब ऐसे होता है तो राइट वाला का जो खून है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहां से कहा जाएगी? ना नीचे राइट वेंट्रिकल में। और यहां का खून जो भी होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएगी। अब ये राइट वेंट्रिकल में कौन सा खून है? भाई वही होगा ना जो ऊपर था, वही नीचे आएगा। ऊपर कौन सा था? ना कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब नीचे क्या होगा? ना वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि हार्ट के राइट साइड में क्या है? ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हार्ट का राइट साइड हमेशा क्या होल्ड करती है, क्या रखती है? ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अब नीचे जो चैम्बर है, ऊपर का तो बंद हुआ, ऊपर का खून नीचे आ गया। अब नीचे दोनों बंद हो गए, हार्ट का नीचे का दोनों ऐसे बंद हो गए। नीचे राइट वाला बंद होगा, फिर लेफ्ट वाला बंद होगा, दोनों बंद होगा। अब ये बंद होके जाएंगे कहाँ? मतलब राइट वाले खून क्या है? ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा है। अब ये जाएगा कहाँ? ना ये लंग्स की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी से बाहर निकलेगा, तो ये लंग्स की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? अब देखिए क्या होता है ना, राइट वेंट्रिकल जब बंद होगा, यहां से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो और एक पाइप है जिसके होते हुए लंग्स की तरफ जाएगी। और वो पाइप के जस्ट स्टार्टिंग में एक वल्व है। तो हार्ट में कितने वल्व हो गए? 4। एक ये, एक ये,
एक ये और एक ये, 4 बल्ब होंगे, और इस बल्ब के बारे में बाद में बात करते हैं। पर अब देखिए डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रही है, आप ही के सामने जा रही है, राइट लॉन्ग्स को और लेफ्ट लॉन्ग्स को, दोनों तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक राइट लॉन्ग्स को गया और एक लेफ्ट लॉन्ग्स को गया। ठीक है, दोनों तरफ जाए। ठीक है, अब ये दोनों तरफ जा रहे हैं, क्या लेके गए? कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून। कहाँ लेके जाके पहुंचे? ना हार्ट के दोनों बगल में, दाएं और बाएं में खून है, ना लॉन्ग्स। वहां क्या लेके गए? ना कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून, वहां जाके पहुंचा। और वहां क्या जाके पहुंच चुकी है आपके सांस लेने से? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आदान प्रदान होंगे, ऑक्सीजन को ब्लड रिसीव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। आप जब सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अब फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि खून से, ऑक्सीजन से भरा खून अब आएगा, और आके कहाँ पहुंचेगी? ना लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा खून आके पहुंचा? ना रेड ब्लड सेल से भरा, ऑक्सीजन से भरा, ऑक्सीजन से भरा खून आके लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच गया। अब जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि राइट ऑरिकल यानी कि दाएं तरफ का जो चैम्बर है जब बंद होता है उसका खून नीचे आता है, और वहां कौन सी खून थी? ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट में कौन सी खून है? ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऊपर के दोनों चैम्बर तो एक ही साथ बंद होते हैं। अब अगर बंद होते हैं तो लेफ्ट वाले खून जो है वो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट वाला खून जो है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो इसमें खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो अभी हार्ट के लेफ्ट में कौन से वाले खून रहते हैं हमेशा? ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रहते हैं। राइट में कौन से? ना डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हार्ट के ऊपर के दो चैम्बर एक साथ बंद होते हैं, और अभी लेफ्ट वाला जब बंद हुआ तो उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आके पहुंचा? ना लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल बंद होगा तो राइट वेंट्रिकल बंद होगा, उसका खून कहाँ जाएगा? लॉन्ग्स में। यहाँ का खून जैसे बंद होगा, यहाँ का खून कहाँ जा रहा है? ना लॉन्ग्स में। यहाँ का खून कहाँ जाएगा? ना एंटायर बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से खून निकल के सारा शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कहाँ होती है? ना एंटायर सिस्टम, एंटायर बॉडीज, सर जगह जाता है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बंद हुआ, तो उससे निकला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन से भरा खून। वो आर्टरी के होते हुए सेल के पास पहुंचा। सेल में ना ऑक्सीजन यूज हुआ। ऑक्सीजन कुछ नहीं है, एक ईंधन है। तो वो यूज हुआ, और यूज होने के बाद निकला कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेन के होते हुए हार्ट की तरफ भागा, और इतने जोर से भागा कि हार्ट के नीचे से भी खून आ रहा है, हार्ट के ऊपर से भी खून, दोनों तरफ से आके पहुंचा हार्ट के ऊपर के चैम्बर में, जो कि राइट ऑरिकल है। अब यही राइट ऑरिकल में खून भरा हुआ है। इस तरह का खून ना डीऑक्सीजनेटेड खून, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। अब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है साथ में लेफ्ट ऑरिकल भी होती है। अब जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसी का खून राइट वेंट्रिकल यानी कि नीचे के चैम्बर में जाके पहुंचेगी। अब ये नीचे का चैम्बर बंद होगा, और जैसे ही नीचे का चैम्बर बंद होगा वहां से खून सीधा भागेंगे, कौन से वाले खून? ना कार्बन डाइऑक्साइड से भरा खून, भागेंगे कहाँ? दोनों लंग्स की तरफ। क्या लेके गए हैं? ना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेके आएंगे? ना ऑक्सीजन। पर जाने आने का रास्ता अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, ऑक्सीजन लेके साथ में आए, और आए तो आए कहाँ आए? ना लेफ्ट ऑरिकल में। और अभी लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी खून है? ना ऑक्सीजनेटेड खून है, यानी कि ऑक्सीजन से भरा ब्लड है।
फिर ये भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ये राइट वाला हुआ था साथ में लेफ्ट वाला भी होगा। अब जब लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसी का खून नीचे जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वहां से खून सारे के सारे सेल में जाएंगे, और इसी को कहते हैं सर्क्यूलेशन। सर्कुलेशन दो तरह के होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। उसमें सारे के सारे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज है, मैं वो नहीं जा रहा हूँ। ऑलरेडी आपको कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, आपके दिमाग अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या होता है, यही होता है सर्कुलेशन। अब इसी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या होता है हम देखते हैं। पहले एक चीज देखते हैं, ये जो हार्ट के चार वल्व है, ये दोनों वल्व है और नीचे दो वल्व है। हार्ट के दोनों चैम्बर के बीच में एक यहाँ वल्व है, यह दो चैम्बर के बीच में यहाँ वल्व है। और हार्ट से जो लॉन्ग्स के तरफ जो जाती है वहां एक वल्व है। हार्ट से सारे शरीर में जहां जाती है आउटेक वल्व है, ये आउटा में है। और ये पल्मोनरी वल्व है, और ये दोनों तरफ वल्व है। हार्ट का साउंड कैसा है ना, हमें सिखाया गया है हम बॉलीवुड फिल्म से कि धक धक है, ठीक है। पर हार्ट का साउंड मेडिकल साइंस क्या कहता है, लब डब। अब ये जो हार्ट का साउंड लब डब है, हार्ट की दिल की धड़कन की जो साउंड है, जो शोर है, जो साउंड है, वो कहाँ से निकलती है ना, यही वल्व से निकलती है। जो वल्व खुलती है और बंद होती है, उसी से निकलती है हार्ट की साउंड, जिसको मेडिकल साइंस ने कहा है लब डब, LUB DUB। लब डब लब डब लब डब लब डब, यानी कि ऊपर का और नीचे का साउंड, वल्व का साउंड ये गया। अब हम हार्ट की साउंड के बारे में बात की, अब थोड़ी हम बात करते हैं हार्ट के गति के बारे में। हार्ट, जैसे हमारी श्वास क्रिया 1 मिनट में कितने बार होती है ना, 17 to 18 टाइम्स वी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है। ठीक उसी तरह दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है ना, 72 बार, 72 टाइम। पर अगर आप कहें 70 to 80 टाइम्स भी सही है, यानी कि 70 से 80 बार होता है, पर ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट। अब ये दिल की धड़कन आप कैसे पता करोगे कि 1 मिनट में दिल की धड़कन कितनी है ना, आप यहाँ अपना पल्स देखोगे, ये वाली जो 3 जगह है, यहाँ अगर आप पल्स देखोगे, यानी कि कोई भी आर्टरी को एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट अगर दाब दिया जाए तो आर्टरी का आप एक स्पंदन फील कर सकते हो, वो पल्स है। तो अगर आपका 1 मिनट में पल्स जो है, जो पल्स जो स्पंदन है, अगर ये 80 बार है, इसका मतलब आपकी हार्ट रेट भी 80 बार है। सो योर पल्स रेट इज योर हार्ट रेट। व्हाट इज योर पल्स रेट? सपोज योर पल्स रेट आपने देखा कि ये 60 टाइम्स है, यानी आपकी दिल की धड़कन 1 मिनट में 60 बार हो रही है। आपने ये देखा कि आपकी जो पल्स रेट है ये 100 है, यानी कि आपकी दिल की धड़कन 1 मिनट में 100 बार भाग रही है। सो योर पल्स रेट इज योर हार्ट रेट। ये दूसरी बार हम लोगों ने सीखा। दूसरी चीज, तीसरी चीज सीखेंगे, ये नाइंसाफी है कि ये मैनेजमेंट है। कौन सी? कि भगवान ने ये नीचे वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड सॉरी मसल्स क्यों दिए, और यहाँ थोड़ा कम उससे दिए, और ऊपर के ना के बराबर दिए। ये कोई उनकी एरर थी, ये रचना में कोई त्रुटि हो गई, या ये कोई सुपर मैनेजमेंट की कला है? एक बात बताइए, मेरे हाथ में एक बैटरी है, मेरे हाथ में एक बैटरी है, और मैंने बैटरी को छोड़ा, वो नीचे गिर गया, क्यों? मैंने छोड़ा और वो नीचे गिरा, क्यों? बोलिए। अरे आपको मैंने, हाँ नहीं नहीं आप तो बोल सकते हैं ना, बोलिए क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे आ गया आराम से। तो मेरे को एक बात बताई, मैंने ये किया और मैं ना इसको ऊपर फेंक रहा हूं, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, तो आसान कौन है, गिराना या ऊपर फेंकना? गिराना।
गिराना, क्योंकि गिराना इसलिए आसान है क्योंकि ग्रेविटेशन उसको मदद करती है। पर अगर मैं फेंकूं तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। यहां तक इतना, अगर 2 महले के ऊपर फेंकूं तो और मेहनत करनी पड़ेगी। बात ऐसी है कि ऊपर के 2 चैम्बर जो है ना, वहां का खून कहाँ आता है? राइट ऑरिकल का राइट वेंट्रिकल को, लेफ्ट ऑरिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल को। आ कैसे रहे हैं? ना नीचे आ रहे एंड बीइंग हेल्ड बाय ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के मदद से आ रहे हैं नीचे। तो वहां क्या मसल्स की जरूरत है? भगवान क्यों वेस्ट करेंगे वहां मसल्स? तो नहीं दिए मसल्स वहां। ये मटेरियल मैनेजमेंट है। देखिए, भगवान से सीखिए कैसे मैनेजमेंट उन्होंने किया है। कोई भी मतलब मटेरियल वेस्ट नहीं किए हैं। ऊपर उन्होंने ज्यादा मटेरियल वेस्ट नहीं किया है। अब एक बात बताइए, राइट वेंट्रिकल वाला खून कहाँ जाएगा? ना दोनों लंग्स में। और ये दोनों लंग्स कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं है, अगल बगल में है। तो थोड़ी सी मसल चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटेशन भाई ऊपर उठेगा, दोनों बगल में जाएगा, तो हार्ट को ज्यादा काम नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पंपिंग करनी पड़ेगी कि दोनों साइड में। पर लेफ्ट वेंट्रिकल का खून कहाँ जा रहा है? ना सारा शरीर में जा रहा है, इसीलिए उसको ज्यादा मसल्स की जरूरत है। इसलिए ज्यादा मसल्स वहां भगवान ने दिए। देखिए कितनी सुंदर रचना है, कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है ये रचना भगवान ने किया है। ठीक है, तो इसीलिए वहां ज्यादा कम ऐसे किया गया है। अब हार्ट जो है वो बंद होती है। बंद होना इंपॉर्टेंट है। बंद होने के बाद वो खुल जाएगी। पर कैसे बंद होगा? कैसे बंद होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप कहीं बैठे होगे, ठीक है, आप कहीं बैठे होंगे और आपको ना कोई काट लेगा या कोई आपको ऐसे चुभ लेगा। आप क्या करोगे? वहां से कूदोगे, ठीक है, ऐसे जंप करोगे। तो हार्ट की जो मसल्स है उसको भी कोई चुभना चाहिए, तब जाके वो बंद होगा। चुभने का मतलब कोई इलेक्ट्रिकल करंट है जो उसको करंट शॉक देगा, तब जाके वो बंद होगा। अब ये शॉक कौन देगा? ना यहाँ आप देखिए, यहाँ एक देखिए, हार्ट के राइट साइड में ऑरिकल में यहाँ एक छोटा सा एक नर्व एंडिंग, जिसको हम कहते हैं एसए नोड, जो कि पेसमेकर ऑफ हार्ट है। क्या है ना? पेसमेकर। आपने ये शब्द सुने होंगे, पेसमेकर पेसमेकर। अब ये पेसमेकर है क्या? कहाँ है? उसके काम क्या है? चलिए बात करते हैं। तो हार्ट के राइट ऑरिकल के ऊपर के हिस्से में यहाँ हमारा एक छोटा सा यूनिट है जिसको हम कहते हैं पेसमेकर, यानी कि एसए नोड है, उसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसका काम क्या है ना? जैसे आपने देखे हुए होंगे गैस लाइटर, देखे हैं गैस लाइटर, ठीक है। तो जैसे आप गैस लाइटर को प्रेस करेंगे तो वहां क्या निकलता है? क्या निकलती है मुस्कान? चिंगारी। चिंगारी, स्पार्क निकलते हैं। स्पार्क्स। अगर वही स्पार्क को तुम गैस स्टोव के पास लोगे और गैस निकल रही होगी तो पकड़ेगी क्या? आग। फायर। तो वही जो स्पार्क है, छोटा छोटा करंट है जो कि गैस या लाइटर के दबाने से या स्कूटर के प्लग से निकलती है, ठीक उसी तरह से ये जो पेसमेकर है उसी तरह से करंट निकलता है उसमें से। करंट कहें तो ये वाला इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, वो नर्व की करंट है। तो वो निकलता है। तो वो निकल के क्या करता है? हार्ट के ऊपर 2 चैम्बर पर फैलता है। और जैसे ही फैलता है, हार्ट के ऊपर 2 चैम्बर सिकुड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जैसे ही बंद हो जाते हैं, ऊपर के दोनों हिस्से की खून नीचे चली जाती है। और यही जो करंट है वो फिर नीचे जाते हैं, और नीचे जाने से फिर नीचे को करंट देते हैं, और नीचे दोनों फिर बंद होते हैं। और नीचे का एक साइड लॉन्ग्स के तरफ, दूसरा साइड सारे शरीर की तरफ जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी एक है। हम लोगों ने तो हार्ट का सर्कुलरेटरी सिस्टम देखा कि हार्ट में कैसे खून बहता रहता है, पर यह हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि हार्ट को बंद करने में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन।
ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं, फिर मैं ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फिर दोबारा में लेके आऊंगा, ठीक है। फिर हम ये सीखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। हम ब्लड प्रेशर ब्रेक के बाद आएंगे। अभी 7:35 होने को जा रही है। हम लोग 7:45 पे फिर दोबारा आएंगे और फिर ब्लड प्रेशर से आगे इसको बढ़ाएंगे। थैंक यू।